इसका जो देसी चना होता है, इसका बीज का रंग पीले से गहरे भूरे रंग तक का होता है। हमें पीले रंग का भी दिखाई देता है और गहरा भूरा रंग भी देखने को मिलता है चने का, जो हम देसी चना खाते हैं। अच्छी शाखा विकसित करने की क्षमता होती है इसमें। साथ ही साथ बीज आकार में छोटे होते हैं। भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाली किस्म, वैश्विक उत्पादन लगभग इसका 90% तक होता है। भारत में अगर चना उगाना है तो 90% तक देसी चना लगा, 10% बंगाल ग्राम या तो फिर काबुली चना को लगाया जाता है। ठीक है। और ज़्यादातर इसकी शाखा को विकसित करने के लिए, शाखा को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस किया जाता है जिसका नाम है निपिंग। निपिंग प्रैक्टिस इसमें किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि चना जैसे ही इससे 25 दिन का होता है, पॉड बनने से पहले, ठीक है, तो पॉड बनने से पहले, पॉड मतलब होता है उसमें जब दाना बनना लगता है ना, हाँ, शाखा का शाखा फ्लावरिंग के टाइम पे ही है ना, उसमें छोटे छोटे आपको देखने को मिलता होगा दाना बनता हुआ, ठीक है, उसे पॉड बोलते हैं। अब उस बनने से पहले उसके क्या करते हैं, ऊपर को ना तुड़वा देते हैं, निपिंग करते हैं, नोच देते हैं। ठीक है, निपिंग मतलब नोचना होता है। या तो फिर इसमें एक और स्पेशल प्रैक्टिस किया जाता है जो बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, समतल एरिया में, वहाँ पे भेड़ को छोड़ दिया जाता है खेतों में। भेड़ को एक ही बार में चराते हुए एक लाइन से लेके जाया जाता है, भेड़ ऊपर के ही पार्ट को खा जाता है। ठीक है। अब कभी आपके खेत में लगाते हो, भाजी वाजी तोड़ने गए तो उसको मना नहीं करना चाहिए, आपके ही बेनिफिट के लिए। ठीक है, उसको तोड़ा जाता है, खुद तोड़ते हैं, दूसरे से तोड़वाते हैं। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। पौधों में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, ये एक ग्रोथ हार्मोन होते हैं। जैसे हमारे में भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वैसे उनके में भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है वो जड़ को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक, ऑक्सिन जो होता है वो ऊपर पार्ट को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ऑक्सिन का काम है कि पौधों को लंबा करना। जितने आप लंबे लंबे पौधे लेते हैं, देखते हैं वो सब ऑक्सिन से एक्सरसाइज करते जाते हैं और ऑक्सिन माध्यम से बढ़ते जाते हैं। कोई पौधा देखना आप, चाहे तो ट्री वाला पौधा देखना, ट्री वाला पौधा कोई है, आपको पीपल के पौधे उगा लो, चाहे मीठा नीम उगा लो, चाहे आम उगा लो। आम जैसे होगा उसको काट दो ऊपर से, काटने के बाद वो ऊपर ना बढ़ करके वो ब्रांच छोड़ने लगता है। ठीक, क्योंकि उसका जो ऑक्सिन है वो डिवाइड हो जाता है किस में, बाकी ब्रांचेस में। अब ब्रांच बढ़ते हैं तब जा करके शाखा निकलते हैं, तो शाखा बढ़ने लग जाती है। इसीलिए जब पीपल ऊपर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो पशु अगर उसको खा जाता है तो उसका ब्रांच ज़्यादा हो जाता है, वो ब्रांच फैलने लगता है, बीच से ना बढ़ के कोने कोने से बढ़ता है, फिर 4 3 ऐसे निकलता है। अगर आपको भी ब्रांचेस लगाने, जैसे मैंगो लगाते हो तो कुछ टाइम के बाद जब देख रहे हो कि इस हाइट तक अगर पहुंच गया, इस हाइट के बाद मुझे ब्रांच चाहिए, तो ऊपर को काट दो, कुछ एक हिस्से तक काट दो जहाँ से उसमें ब्रांचेस निकला। अब वो ब्रांच बढ़ेगा तो अपना बढ़ा देगा प्रोडक्शन। ये स्पेशल प्रैक्टिस किया जाता है चने में। आप मिर्च में भी कर सकते हो, बैंगन में भी कर सकते हो, टोमेटो में भी कर सकते हो। लेकिन मिर्च, बैंगन, टोमेटो, इसमें इसका नाम दिया गया है, इसको 2G 3G 4G कटिंग कहते हैं। अगर आप एक ड्यूरेशन में अब उसको काटते जाते हो तो उसके बाद वो ब्रांचेस लगाते जाते हैं, और जितना ब्रांच मतलब उतना गॉड और उतना हमें फल मिलेगा। वैसे चने में भी होता है, जैसे काटते हैं ऑक्सीजन सप्रेस हो जाता है और ऑक्सीजन दूसरे साइड बढ़ जाता है। तो पहले बताया था लंबा आदमी मोटा नहीं हो सकता, तो उसका रीज़न वही है कि वो बढ़ता है, तो बढ़ता है तो उसका न्यूट्रिएंट ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर छोटा रहता है तो वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो रीज़न वही है। ठीक है, तो ये ऐसे क्रॉप भी होते हैं। काबुली चना, बीज का रंग सफ़ेद होता है, मोटा होता है और आकर्षक होता है। पौधे देसी चने से ऊंचे होते हैं और पंखुड़ियाँ सफ़ेद से हल्के क्रीम रंग की होती है, जिसमें तो शाइनिंग नहीं होता है। ये शाखा निकलने की क्षमता कम होती है इसमें। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है देसी चना है, पूरे आपको चने में इसके गांठ दिखाई देंगे, नोट्स बोलते हैं इसको। और वो इसके जो फ्लावर है वो ऐसे पिंकिश कलर का आपको ऐसे दिखाई देती है। लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर तक आपको इसका हाइट दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके रीजन है, मैं पहले बता दूँ, इसको चने इसलिए कहते हैं जिसके बीज गोल होते हैं, साथ ही कुछ झुर्रीदार, चिकने और आगे नुकीली चोंच जैसी आकृति होती है, दरअसल इसीलिए इसको चना कहते हैं। मुर्गी के समान सीड होता है, इसलिए इसको चना कहा जाता है। इसके लिए है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की क्या आवश्यकता है,
देखो अभी तो बंद मत हो, 5 दिन ज़्यादा बन जाएगा। जलवायु जो है ये विंटर सीजन का क्रॉप है। जनरली रबी सीजन में इसको लगाया जाता है। तो ये लगभग हल्का ठंड की आवश्यकता होती है जब इसको लगाते हैं। अभी हम अक्टूबर नवंबर में इसको जनरली लगाते हैं तो ठंड की आवश्यकता होती है। और ड्राई क्लाइमेट मतलब ज़्यादा गीला उला नहीं चाहिए, ड्राई क्लाइमेट लेकिन ठंड। उसके बाद पकने के टाइम पे इसको गर्मी, ठीक है, ये क्रॉप इसको रिक्वायरमेंट होता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में ठंडी पड़ जाए, सीवियर कंडीशन आ जाए, कोल्ड आ जाता है, फ्रॉस्ट आ जाता है, उस कंडीशन में फिर इसका पॉड फॉर्मेशन नहीं होता। अगर फूल आने के टाइम पे बारिश भी हो जाए तब भी ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि इसके पूरे फ्लावर झड़ जाते हैं। इसलिए बारिश में इसको नहीं लगाया जाता है। उग तो जाता है लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर पाता या इसमें चना बूट नहीं कर पाते हैं। रीजन में ये बारिश होगा फ्लावर खिल जाएंगे क्योंकि बहुत हल्के होते हैं इसीलिए। इसके एवरेज रेनफॉल अगर देखा जाए मतलब पूरे इंडिया में अगर एनुअल रेनफॉल देखा जाए कि कितना होता है तो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर अगर पानी गिरेगा तब भी ये अपना ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। और एक्सेसिव रेन सून आफ्टर स्प्रिंग, ये फ्लावरिंग के टाइम पे अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो वो झड़ जाता है। टेम्परेचर लगभग 18 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए जो अभी का टाइम है 18 से 23-25, उसी टाइम पे सबसे अच्छा ये ग्रोथ करता है, ठीक है। ये क्लाइमेट है इसका रिक्वायरमेंट के लिए। उसके बाद है सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन। सॉइल में ये सारे प्रकार के सॉइल में कल्टीवेट किया जा सकता है, लेकिन सबसे इसका उपयुक्त होता है सैंडी लोम। मतलब कैसे थोड़े थोड़े उसमें रेतीला जो जमीन होता है, भुरभरा थोड़ा जमीन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड सॉइल होगा तो इसके जड़ ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जड़ ग्रोथ नहीं करेगा तो ब्रांच नहीं आएगा। इसीलिए भुरभुरा जमीन में ये अच्छे से फैल जाता है इसका फ्रूट, इसलिए सबसे बेस्ट होता है। और ये लोमी सॉइल में भी और ब्लैक कॉटन सॉइल में भी अच्छे से उगता है। जो महाराष्ट्र का जो सॉइल है इसमें लगाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र पहले नंबर में, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सॉइल टाइप मैं पहले ही बताया था। महाराष्ट्र का सॉइल टाइप कैसा है? काला, काली मिट्टी, ब्लैक है। उसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन सॉइल ज़्यादा महाराष्ट्र में लगाते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र पहले नंबर में। इसको मैं हिंदी में कर दूंगा, ठीक है। ऐसे सॉइल का टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले ऊपर वाले भाग को हॉरिजॉन्स कहते हैं। फिर एक ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जनरली आपका देखा जाए तो आप लोग जो सॉइल में डीप प्लानिंग करते हैं ना 14 से 15, 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और उसका जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होता है 0 से लेकर ऊपर से लेकर के 10 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। इतने ही जर्मिनेशन है। अगर वो बह गया, उड़ गया तो आपका जर्मिनेशन रुक जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि खेतों की मिट्टी को सजे करके रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर का मिट्टी उपजाऊ होता है, नीचे उपजाऊ नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर ऊपर में रहता है। उसके बाद सरफेस पाया जाता है, परत पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रेत रहता है जिसमें, उसके बाद फिर कंकड़ पत्थर नीचे पाया जाता है। फिर नीचे से होल करके आपको वाटर का जो रिजर्वायर है बोर करके आप निकालते पानी। ऐसे मिट्टी का परत बटा हुआ रहता है 5 भागों में। इसको लगभग 8.5% से ज़्यादा पीएच की आवश्यकता नहीं होती, उस टाइम पे ये ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। और अच्छे ड्रेनेज की इसको आवश्यकता होती है क्योंकि ज़्यादा पानी ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो किसी भी फसल खेत पे लगा रहे हैं तो उसका वाटर इनटेक कैपेसिटी और आउटलेट कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। पानी आए साथ ही साथ ड्रेनेज भी होना चाहिए। ऐसे ही सॉइल में इसको लगाना है। अगर रुकता हो कोई सॉइल में अगर लगा देंगे तो वहाँ नहीं टिक पाएगा, होगा ही नहीं, बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका चिकपी। सॉइल एरेक्शन के लिए सबसे सेंसिटिव होता है, मतलब कि ऐसा सॉइल जहाँ पे ज़्यादातर एयर का, वातावरण का सर्कुलेशन बना हुआ है, ऐसे सॉइल में इसको लगाना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा टाइट सॉइल में नहीं, थोड़े भुरभुरे सॉइल में लगाना चाहिए जहाँ हवा आता जाता हो। दूसरा, एकदम चिकना मिट्टी में इसको नहीं लगाया जाता। जो रफ सीड बेड होते हैं, जो मतलब कि ऊबड़ खाबड़ थोड़े से रहते हैं, थोड़े ढेला रहते हैं, छोटे मोटे, ऐसे जगहों पे अच्छा होता है चिकपी का कल्टीवेशन। जब लगाते हैं तो
इतना बड़ा बड़ा ढेला अगर रह भी जाता है तो इतने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका ग्रेन बहुत बड़ा है तो आसानी से सीडलिंग हो जाता है। क्योंकि अगर ढेला भी हो गया तब भी इधर उधर करके उसको निकाल देगा, लेकिन वहीं धान को लगाओगे तो मर जाएगा। इसीलिए उसको फाइन सीड बेड चाहिए, इसको थोड़ा रफ सीड बेड चाहिए, ठीक है। और ये जो है कंपोस्ट इसमें डालने से चिकपी कल्टीवेशन अच्छा होता है। और ये जो है लूज और वेल एरेटेड सॉइल, इसके लिए ये रिक्वायर होता है, ठीक है। इसको मैं और बता चुका हूँ। वेराइटीज देखो, वेराइटीज में सबसे कोई अच्छा वेराइटी है अवरोधी और गौरव वेराइटी। अवरोधी जो है 150 से 155 दिन का क्रॉप होता है और ये एक डिजीज है विल्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। विल्ट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। विल्ट डिजीज क्या होता है, जब जैसे ही हम खेतों में तैयार करके अपनी सीड को लगाएंगे उसके बाद पानी की अगर समस्या हो जाती है, पानी की समस्या होने के बाद पौधे सूख जाता है, ठीक है, पौधे सूख जाते हैं। देखोगे कुछ हरा हरा दिखेगा और कुछ जो है ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है, पूरा मरा मरा दिखता है, उसी को बोलते हैं विल्ट, मतलब मुरझा जाना, सूख जाना, ठीक है। तो ये ज़्यादा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने वाला, ज़्यादा गहराई तक जाने वाला है, जो मॉइस्चर को खींच लेता है, और विल्ट नहीं होता है, अवरोधी, इसका नाम ही है अवरोधी, ठीक है। इसीलिए 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर देता है। उसके बाद है गौरव, 140 से 145 दिन का क्रॉप है और ये रस्ट और ब्लाइट नामक जो डिजीज होता है, रस्ट लग जाता है, ब्लाइट लग जाता है, इससे ये रेजिस्टेंस होता है, ये सह लेता है, उसको नहीं होता है। JS35 है और अनेगरी है, करनाल चना है, DCP 92-3 है। छत्तीसगढ़ के लिए है JG14, JG16, JG11, विशाल फुले काक 2, ठीक है। इस नाम का वैरायटी आप चाहे तो कोई से भी वैरायटी लगा सकते हैं। JG14 बहुत अच्छा वैरायटी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए विशाल भी बहुत अच्छा वैरायटी है, ठीक। सीड एंड सोइंग, सीड सोइंग कैसा है, तो इसको लाइन सोइंग करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप बहुत बड़े संख्या में लगा रहे हैं तो ठीक है, लाइन सोइंग अगर कहीं किसी माध्यम से कर ले तो सबसे बेस्ट है। ये तो ब्रॉडकास्टिंग जनरली किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन थोड़ा सा महंगा हो जाता है। सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर के मध्य में, अभी चलो नवंबर हो गए ना, जनरली कहीं कहीं सोइंग हो चुका हो, नवंबर के 15 दिन से पहले और अक्टूबर के 15 दिन के बाद, इस टाइम पे सोइंग करना सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे विल्ट नहीं होता है और इसमें रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। कुछ डिजीज से नुकसान नहीं होता है और इंसेक्ट से भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है ये अक्टूबर। और अर्ली सोन क्रॉप, अगर हम मान लो चाहे 15 अक्टूबर से पहले अगर हम इसको सो कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये जो है विल्ट से जूझता है, ठीक है। क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी हो जाने के कारण इसमें सूखापन आ जाता है, जिस टाइम फ्लावरिंग लगना रहता है। इसलिए हमें अक्टूबर के 15 तारीख तक ही इसको सोइंग करना चाहिए। और दूसरा, इसका जो सीड रेट है लगभग 75 से 100 kg सीड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। तो लगभग आपको पर एकड़ के हिसाब से कितना लग जाएगा, 100 kg अगर हेक्टेयर में लगता है तो 40 से 45 kg के आसपास, ठीक है। 40 kg, मोस्टली 40 kg आपको लगेगा। रो स्पेसिंग इसको 30 से 45, प्लांट स्पेसिंग 10 से 15, मतलब अगर रो में लगाते हैं, अगर हम ऐसे रो में लगा रहे हैं, ये हमारा अगर खेत होता है तो ये